हेलो गायस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो मैंने मुझे सोचा कि आज दिव्या मैम की कॉपी देखते हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी बनाते हैं। फर्स्ट टाइम मैं वीडियो ही बना रहा हूँ इसकी इनकी। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं इन लोगों ने दिव्या मैम ने कैसा लिखा है और कितना अच्छा लिखा है। मैंने तो फिलहाल इनकी पूरी कॉपी पढ़ ली और सही बता रहा हूँ कि बहुत कुछ मैंने इनका नोट किया है अपनी कॉपी पे। बहुत कुछ ऐसे ऐसे इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं जो बहुत ही आगे हेल्पफुल हो सकते हैं। अब जैसे इनका पहला क्वेश्चन था, मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं शुक्र है। तो इन्होंने ये लिखती हैं, संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत गद्यावरण हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट औपन्यासिक कृति गोदान से उद्धृत है। ये पंक्तियाँ मिस मालती मिस्टर मेहता से कह रही हैं। उपन्यास के अंत में ये पंक्तियाँ प्रेमचंद की प्रेम दृष्टि का भी निरूपण करती है। फिर ये व्याख्या में लिखती हैं, मेहता द्वारा विवाह प्रस्ताव दिए जाने पर मालती कहते हैं कि मित्रता गृहस्थ जीवन से बेहतर है और तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रेम संबंध है वह ऐसे ही बना रहेगा। मुझे इससे अधिक आकांक्षा नहीं है। अपनी गृहस्थी बसाकर उसी में मग्न रहने से अच्छा है मैं मानवता के कल्याण के लिए जीवन अर्पित करना। इस प्रकार मालती व्यक्तित्व सुख पर मानव सेवा को वरीयता। अब इसमें देखिए कि मालती व्यक्तिगत सुख पर मानव सेवा को वरीयता दे रही हैं। मालती व्यक्ति इसमें इन्होंने अंडरलाइन किया है और मानव सेवा को अंडरलाइन किया। इसमें विशेष भी लिखती हैं ये, भाषा सरल सहजवा प्रवाहमयी छायावादी प्रतीक और उपमाओं का बेहतर प्रयोग, शब्दावली में तत्सम व तद्भव, मालती का व्यक्तिकरण। अब इसमें अब जैसे कि इसमें गुड और 10 में से 6.5 नंबर इनको दिए गए हैं। मतलब काफ़ी अच्छे नंबर दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे। इसमें 10 में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 4 ऐसे ही लोगों को नंबर मिलते हैं, लेकिन इनको 10 में से 6 मिलने हैं। इसका मतलब काफ़ी अच्छा उत्तर है इन्होंने और काफ़ी अच्छा लिखा है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, जब समस्त हिंदू जात की एक वैदिक संप्रदाय ना रही तो वही मसल चितलाई हुई एक नारी जब दो से फंसी जैसे 70 वैसे 80। अब इसमें इन्होंने लिखती हैं, प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ हिंदी नाटक इतिहास के पुरोधा भारतेंद्र भारतेंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है। इन पंक्तियों में भारत की दुर्दशा के कारणों में धर्म की भी भूमिका बता रहे हैं। इसमें इन्होंने भारत की दुर्दशा कारणों के में अंडरलाइन कर दिया है। अब इसमें व्याख्या लिखती हैं, भारतेंद्र का कहना है कि वैदिक सप्ताह से चली आती हिंदू जाति को विभाजनकारी शक्तियों ने में भिन्न भिन्न मतों और संप्रदायों में विभक्त कर दिया, जिसके कारण लोगों की एकता कमजोर पड़ गई है और यह भारत की दुर्दशा का कारण बन गया है। यहाँ भारतेंदु का अभिप्राय हिंदू धर्म के अंदर से उभरने वाले बौद्ध जैन शैव शाक्त वैष्णव मतों से है, जिन्होंने हिंदू जाति को बांट दिया है। मतलब कितना अच्छा लिखा है कि यह भारतीय दुर्दशा का कारण बन गई है। यहाँ भारतेंद्र का अभिप्राय हिंदू धर्म के अंदर से उभरने वाले बौद्ध जैन शैव शाक्य वैष्णव मतों से है, जिन्होंने हिंदू जाति को बांट दिया है। भारत दुर्दशा में भरतेंद्र ने भारत की दुर्दशा के बाह्य व आंतरिक दोनों कारणों की पड़ताल की है। मुहावरे व लोकोक्तियाँ सब इन्होंने लिखा है। एक नारी जब 200 से, अब अंडरलाइन कर दिया, डैडस कर दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाषा सहज व स्वभावी। अब इनको 10 में से 1.5 नंबर मिला है। और इनका गा है, क्वेश्चन है, कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ से चेतन है और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है। अब इन्होंने ऐसे इसमें लिखा है, शिखर पुरुष जयशंकर प्रसाद के कवि नाटक सकंदगुप्त से ली गई है। ये पंक्तियाँ मातृगुप्त ने कही हैं। व्याख्या देखो कि इन्होंने की लिया है कि मातृगुप्त का कहना है कि कविता एक भावपूर्ण चित्र है जो संगीत की अनुभूति कराता है। कविता के आनंद को स्वर के आनंद से समकक्ष बताया गया है। कविता की महत्वता बताते हुए वे कहते हैं कि कविता प्रकाश व अंधकार, प्रकृति व मनुष्य तथा बाह्य व आंतरिक भाव से संबंध बनाती है। इसमें विशेष को भी उन्होंने देखा है। इन्होंने 10 में से इनको 6.5 नंबर मिले हैं। अब जैसे ये विशेष लिखा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि विषय मैं भी इसमें आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर ये लिख देखता हूँ कि मैं विशेष तक ही रुक देता हूँ। लेकिन अब किताब पढ़ने के मैंने जैसे कॉपी देख रहा हूँ तो उसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसमें प्रासंगिकता, विशेष, कारण, ये सब मुझे लिखने ज़रूरी होंगे। तो इसमें आप लोगों को भी ध्यान रखिए कि इसमें आप लोग भी जहाँ तक कि ज़्यादातर इसमें आप लिखने में आंसर राइटिंग करते समय प्रासंगिकता हो गई, प्रासंगिकता, विशेष हो गया, इनमें ज़्यादा गहन भाव से अच्छा लिखिए इसमें। और इनका अलग क्वेश्चंस हैं ये सारे। ये अब यहाँ पे अभी तो संदर्भ प्रसंगी चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 का, इसमें वैसे खंड में पेपर आते हैं, पहले के खंड आते हैं कुछ, फिर 2 के खंड आते हैं। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 क्वेश्चन करने होते हैं।
से अपने उपन्यासों एवं कहानियों में प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं अपने समय की भी हैं और भविष्य की भी हैं, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? और इसमें ये लिखते हैं कि प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के लेखक हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार उनका समस्त रचना संसार सामाजिक की समस्याओं से टकराना नजर आता है। वस्तुतः प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों व कहानियों में तत्कालीन जीवन को समग्रता में चित्रण करने के साथ ही अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर भविष्य की समस्याओं का भी निरूपण किया है। अब प्रेमचंद के उपन्यास अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की लगभग प्रत्येक समस्या को उठाया है। निर्मला में अनमेल विवाह की चिंता को, अब इसमें सेवा सदन में वैश्यावृत्ति की समस्या, गबन में अत्यंत इच्छाओं की समस्या, रंगभूमि में महाजनी समस्या की समस्या, प्रेमाशय में या कर्मभूमि में किसानों की समस्या, महाकाव्य उपन्यास गोदान से है जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज के यथार्थ का समग्रता से पकड़ा चाहा है। अब गोदान भी इसमें ऐड कर देते हैं। गोदान में तत्कालीन समय की समस्याएं तो दिखती हैं, जैसे सामंतवादी व्यवस्था में किसानों का निर्मम शोषण, अनमेल विवाह की समस्या। अब वहाँ पे अनमेल विवाह होता है कि जो होरी की बेटी होती है उनका उसका जो अनमेल विवाह होता है उससे लिया गया है, उद्ग्रत है समस्या। विधवा जीवन का दुख, दलित समस्या, दहेज की समस्या व तमाम अन्य चीज़ों की उन्होंने अच्छे से लिखा है। अब यहाँ पे ये देखो पैरा छोड़ देती हैं, अब थोड़ा सा लिखती हैं और पैरा छोड़ती हैं जिससे कॉपी अच्छी भरी भी दिखे और अच्छा भी दिखे। अब धावत्य है कि इसमें भविष्य की समस्याएं भी नजर आती हैं, जैसे सांप्रदायिकता की समस्या, झुनिया के पति की मौत, आने वाले में समय में पूंजीवाद की समस्या, मजदूरों का शोषण। ऐसे धीरे धीरे करते इन्होंने ये लिखा है, आप देख लीजिएगा इसमें। अब इनको 20 में से 12.5 नंबर मिले हैं, काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं। मतलब 60%, एक तरीके से देखा जाए 62-63% ये नंबर ला रही हैं 20 में से, अगर उसका अप्रॉक्स निकाला जाए तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं। और इसमें यार यूपीएससी में ऐसे ही नंबर मिलते हैं इसी तरीके से। और ये 12, 12.5, 13 नंबर ये बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, छोटे नंबर कम नंबर नहीं माने जाते हैं। जैसे सकदा भक्ति के निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इनका मुझे सबसे अच्छा उत्तर ये वाला लगा है। क्या दिव्या उपन्यास में यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा को प्रक्षेपित करने में सफल हुए हैं? यशपाल, अब इसमें लिखती हैं ये यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार हैं। अब जैसे कि इसमें आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लेंगे, आप इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट जो है ना नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 करके। इसमें आप नोट कर लेंगे तो जैसे कि आपको कहीं अगर जो आप प्री निकल गया फिर उसके बाद मेंस आएगा तो मेंस में आप ये सब पॉइंट्स रख सकते हैं। इसमें लिखती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि उनके साहित्य में प्रगतिवादी मूल्यों तथा मार्क्सवादी विचारधारा का प्रक्षेपण दिखाई दिया है। यशपाल ने अपने कुछ उपन्यासों जैसे दादा कॉमरेड पार्टी, कॉमरेड आदि में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रक्षेपण किया है, लेकिन दिव्या उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रक्षेपण संभव नहीं था, क्योंकि यह उपन्यास बौद्ध काल से संबंधित कथानक पर आधारित है। अतः उस समय के कथानक में मार्क्सवादी मूल्यों की स्थूल प्रस्तुति संभव नहीं थी। अब इसमें देखिए ये अंडरलाइन करते चलिए, दिव्या प्रत्यक्ष प्रक्षेपण संभव नहीं, बौद्ध काल संबंधित स्थूल प्रकृति संभव। अब इन्होंने लिखा है कि लेकिन यशपाल में दिव्या में मार्क्सवादी विचारधारा का सूक्ष्म प्रक्षेपण किया है। मार्क्सवादी विचारधारा वंचित वर्गों के शोषण को उभारने पर केंद्रित है। दिव्या में यशपाल ने वर्ण व्यवस्था के शोषण को दिखाया है तथा प्रत्युत्थान के माध्यम से उनके प्रति आक्रोश भी दिखाया है। जन्म का अपराध, धन की शक्ति, विद्या का शक्ति, ज्ञान का शक्ति, कोई भी जन्म को नहीं बदल सकता। इसी प्रकार मार्क्सवादी ने दासों की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। प्रतुल व दासियों व दिव्या के दासी बनने पर उसकी करुणिक दिशा तथा मार्मिक वर्णन किया है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है। इनको देख रहे हो, इनको 15 में से 9.5 नंबर मिले हैं और इनको लिखा है कि गुड, मतलब हर एक चीज़ का इन्होंने अच्छा सा प्रक्षेपण रखा है और हर एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है, चाहे वो अंडरलाइन से हो, धर्मस से हो, बौसाल से हो, हिंदी हो, मार्क्सवादी से हो, हर चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखा है। और यही सब मैं पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा लिख भी रहा हूँ। अब जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने यहाँ पे काट दिया है। अब यहाँ पे खंड खा, पहले खंड का होता है फिर खंड खा होता है। अब इसमें 150 शब्दों में टिप्पणी करना होता है। अब इसमें समय मिलता है तो इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, आप देख लीजिए इस तरीके से। अब सर ये विशेष इन्होंने लिखा, अब विशेष के आगे प्रसंग होता है, व्याख्या होती है, प्रसंग होता है, संदर्भ होता है, व्याख्या होती है, विशेष होता है। इसमें संदर्भ हो गया, ये सब अच्छे तरीके से उन्होंने क्वेश्चन लिखे हैं। और अभी हिंदी की मैंने दृष्टि की अभी मैंने किताबें मंगाई हैं, अगर जो आप कहेंगे तो मैं दृष्टि की वो भी किताबें आपको साथ शेयर करूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा रह नहीं गया है, अभी 4 महीने बाद पेपर ही है। उसके बाद अगर जो अच्छा हुआ है कि प्री निकल जाता है तो मेंस में आपके लिए ज़्यादा समय नहीं रह जाएगा। इसके लिए आप पहले से ही थोड़ा 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 कर करके तैयारी करते रहिए। और हिंदी
जो साहित्य, हिंदी साहित्य जो अपना ऑप्शनल चुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये छोटा, विस्तृत और अच्छा वो विषय है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। ओके, पढ़िए, टेक केयर, गुड लक।